दोस्तों स्वागत है आपका फिर से सूफी ट्रैम्प हियर में। आपने दरख्वास्त की थी कि पहले माइक बदलें, माइक की आवाज़ शायद अच्छी नहीं हो रही थी, तो हमने नया माइक ले लिया है। कॉफ़ी ख़त्म हो चुकी है, बातें बहुत सारी हो चुकी हैं, तो दोबारा से हम आ चुके हैं इसी चैनल पे डिस्कशन करने फिजिक्स के ऊपर, साइंस के ऊपर, कहानियों के ऊपर। और इसका इंट्रो क्या होगा आज ये वीडियो में फिर से बताएंगे हमारे डॉक्टर साहब। ये दर्द क्यों नहीं खत्म होता रे? ये इंट्रो मुझसे ही क्यों करवाया जाता है रे? अरे भैया दीजिए। वेलकम बैक टू सूफी ट्रैम्प हियर। हमारी पिछली रील इंस्टाग्राम पे इस बारे में थी कि कैसे एक 19 साल के नौजवान ने पूरी की पूरी एस्ट्रोफिजिक्स को एक ही बार में, एक ट्रिप में, इंडिया से इंग्लैंड की एक छोटी सी ट्रिप में पूरी तरह बदल दिया था। बिल्कुल। तो आज कहानी है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर की। हम साइंस में दिलचस्पी रखते हैं और हम एक्टिंग में भी दिलचस्पी रखते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा हम दिलचस्पी रख रहे हैं कहानी बताने, कहानी बयां करने में। कहानीकार हैं हम लोग, और ये कहानी बस इग्नोर नहीं कर सकते। मतलब इतनी बड़ी जो हिस्ट्री है हमारी साइंस की, इसमें कई सारी ऐसी छोटी छोटी कहानियां हैं जो हम इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं। है ना, कि किस तरह लोग अर्ली 1900s में क्या क्या चीजों पर बातें हो रही थी, क्या क्या हो रहा था, कैसी कैसी स्टोरीज बन के आई। हमने शॉर्टचाइल्ड के ऊपर बात की थी कि वो वर्ल्ड वॉर में थे, तो उस पर भी एक्सप्लोर करेंगे हम जरूर। लेकिन अब आते हैं सुब्रमण्यम चंद्रशेखर पर पहले कहानी शुरू कब होती है? कहानी शुरू होती है जब पहली बार हमने दो एस्ट्रोनॉमर्स ने जब वो आसमान में देख रहे थे, तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि एक कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो बहुत छोटा है, शायद हमारे अर्थ के साइज का है, इतना छोटा है, लेकिन उसका स्पेक्ट्रम कुछ इस कदर है कि वो डेंस बहुत है, बहुत डेंस है और बहुत हैवी है। मगर उस समय हमारी जो अंडरस्टैंडिंग थी, जो काफी हद तक अच्छी थी। और मैं एक और बात क्लियर करना चाहता हूँ कि साइंस होती है। साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी में हमारे स्कूल ने इसे डिवाइड कर दिया, बट सब कनेक्टेड है। और आगे चल के 10th के बाद फिर तुम कॉमर्स लो, साइंस लो, ये अलग और डिवीजन होते जा रहा है। हाँ, तो ये अनदर एस्पेक्ट है इस कहानी का जो हम टच करेंगे, कैसे एक इंसान ने दो अलग अलग सब्जेक्ट्स को जोड़ रखा था। मगर जैसे साथ ही साथ आइंस्टाइन की रिलेटिविटी थियरी पे अपना काम चल रहा है, एक यूनिवर्स को अंडरस्टैंडिंग, यूनिवर्स की किस तरह हम यूनिवर्स को देखें, वो बदलते जा रही है। और साथ ही साथ हमें दिखता है आसमान में एक व्हाइट डॉर्फ। ठीक है, कब दिखता है बताइए? ये 1910 की बात है। मुझे मुझे वो एस्ट्रोनॉमर्स का नाम याद नहीं आ रहा है अनफॉर्चुनेटली, हम डिस्क्रिप्शन में जरूर डालेंगे। तो स्टोरी इतनी इंटरेस्टिंग है कि आप ये देखो, इट इज सो इम्पोर्टेंट टू डॉक्यूमेंट एवरीथिंग। है ना, मैं आपको बता भी रहा था कि जो बाय द वे जो व्हाइट डॉर्फ हमें दिखा था, उसका नाम था सिरियस बी, लाइक सिरियस ब्लैक बट सिरियस बी, इट इज व्हाइट दिस टाइम। वी आर नॉट रेसिस्ट एनीवेज। व्हाइट ब्लैक सब एक समान है हमारे लिए। तो अर्ली, मतलब इससे 1000 साल पहले तक भी सिरियस को ऑब्जर्व किया गया था। डॉक्यूमेंट अगर देखें तो एक ग्रीक साइंटिस्ट है जिनका नाम मैं अच्छी तरह प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा, इसलिए मैं नहीं लूंगा। वो भी डिस्क्रिप्शन में जरूर डालेंगे और प्रोनाउंसिएशन के साथ। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया था कि इस पोजीशन पे एक ऑब्जेक्ट है जो रेड कलर का है और बहुत बड़ा है, अनयूजुअली बड़ा है। क्या है पता नहीं, पर कुछ तो है। फिर उस चीज को हम ऑब्जर्व करते आ रहे हैं और लगभग 2000 साल के अंदर वो रेड ऑब्जेक्ट एक व्हाइट ड्वार्फ बन गया है, आंखों के सामने चमत्कार। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब सोच रहे हो कि हम जब बात करते हैं कि यार कई, जैसे कि हर एक स्टार का कोलैप्स तो आने ही वाला है ना। नील डिग्रास टाइसन किसी एक वीडियो में बता रहे थे कैसे हमारा सन भी कोलैप्स करेगा, तो लोग पैनिक कर गए कि अरे यार हमारा सन कोलैप्स करेगा तो यार मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा। लेकिन हम अर्थ पे लगाएंगे जेट इंजन और अर्थ को किसी और सन के पास ले जाएंगे। लेकिन उसने कहा कि भाई ये होगा पता नहीं कितने करोड़ों साल बाद, लेकिन हमारे सामने वी हैव सीन अ स्टार कोलैप्स। तो उससे हमारी अंडरस्टैंडिंग बनी कि यार शायद एक स्टार का ये फेट होता है। अब इस टॉपिक को यहीं खत्म करते हैं, है ना, कि स्टार का ये फेट अभी यहाँ इसलिए खत्म करते हैं कि जब आइंस्टाइन अपने स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी के साथ आए, लेट्स कम बैक टू दैट, तो उसमें एक पॉसिबिलिटी ये थी कि अगर स्पेस टाइम फैब्रिक है, जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी, कि अगर स्पेस टाइम फैब्रिक है और एक मास स्पेस टाइम फैब्रिक को मोड़ सकता है, तो थियोरेटिकली ऐसी पॉसिबिलिटी है क्या कि इतना मुड़ जाए कि वहां से लाइट भी ना निकले। फिर उस पर श्वार्ज़शाइल्ड ने कहा कि सर एक्चुअली ये हो सकता है,
लेकिन लोग मानने तैयार नहीं थे, क्योंकि क्या है कि व्हाट आर यू सजेस्टिंग, हाँ आप ये सजेस्ट कर रहे हो कि मास है, हाँ वॉल्यूम नहीं है, हाँ, डेंसिटी इनफाइनाइट है, ऐसे कैसे हो सकता सिंगुलैरिटी पे जाकर। है? हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है? ये कुछ मजा नहीं आ रहा था इस बात को। मैथमेटिकली बात चल रही थी, मैथमेटिकली लॉजिकली नहीं जा रही थी वो सब हाँ। चीजें। तो ये दो आइडियाज हमारे मेन आइडियाज हैं। अब आते हैं सूफियान, हाँ इन योर एरिया ऑफ एक्सपर्टीज, हाँ, थोड़ी बहुत कि साथ ही साथ हम एटॉमिक स्ट्रक्चर भी समझ रहे थे और उसकी भी कुछ कुछ चीजें आ रही थी। तो बेसिकली यूनिवर्स कैसे काम कर रहा है वो माइक्रोस्कोपिक से लेकर मैक्रोस्कोपिक तक हम समझना चाह रहे थे। एग्जैक्टली हम यूनिवर्स को देख रहे थे, चांद सितारों को देख रहे थे, और फिर हम एटम के अंदर देख रहे थे, और दोनों के बीच में कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहे थे। हाँ, ये इसी के बीच में कहानी मिस ना हो जाए, जो हमने बार बार डिस्कस करी कि श्वार्ज़शील्ड ने कैसे किस जमाने में किस जगह बैठ के वो बिल्कुल, मतलब मैं बिल्कुल ये आपको इस चीज से डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता कि कितने मुश्किल दौर में भी ये थियोरी थी ही ऐसी, ये दौर ही ऐसा था। मैं जब when we were discussing this story, तूने कहा भी था यार ये दौर वापस ले। अरे दौर वही कोशिश चल रही है यार, वही कोशिश चल रही है और वही हम करेंगे। तो वो वर्ल्ड वॉर में ही वाज अ सोल्जर, हाँ, और तब उन्होंने पता नहीं किस रीजन से, बट उनके हाथ पड़ा था आइंस्टाइन का पेपर, और उन्होंने सॉल्व कर दी थी मैथमेटिक्स। आपके इक्वेशन ये पॉसिबिलिटी सजेस्ट कर रहे हैं कि मास इस हद तक, जंग के बीच में फिजिक्स का प्यार आ गया था, जंग के बीच में कि physics का स्पेस प्यार। टाइम फैब्रिक को एक छोटा सा मास हाँ। सच में इस कदर मोड़ सकता है कि लाइट भी नहीं निकल पाए वहां से, मैथमेटिकली। ठीक है, आइंस्टाइन चौंधिया गए कि भैया ये मैंने ही दिया था, ये मैंने ही बोला है। एग्जैक्टली। और वो, और तभी तक, जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी हमने कहा था कि ये तभी खाली एक कागज पे लिखे हुए कुछ मैथमेटिकल इक्वेशंस थे। हमारे पास इक्विपमेंट नहीं था कि हम ये चीजें वेरीफाई कर पाए। अब जब ये दो कहानी हो गई है, अब आते हैं वापस से स्टार के कोलैप्स पर। तो जब हमने देखा कि हमारे सामने एक स्टार रेड जायंट से व्हाइट ड्वार्फ बन गया है, तो उसके फिर एक्सप्लेनेशन आने लगे कि ये पॉसिबिलिटी कैसे हो सकती है। तो अब आप ये बताइए कि हाउ डिड दे एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ अ व्हाइट ड्वार्फ? ठीक है, तो उससे पहले समझते हैं कि कोलैप्स होता ही क्यों है स्टार। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हो रहा होता है ना कि जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वहाँ पे कोई चिंगारी तो है नहीं कि आग जल रही है, सन के पास आग क्यों जलती है। बहुत लोग सवाल भी पूछते हैं कि यार वहाँ पे ना ऑक्सीजन ना कुछ है, फिर आग कैसे लग रही है। भैया वो आग जो हमें दिख रही होती है ना, वो एनर्जी का फॉर्म है। और एनर्जी का फॉर्म कैसे आ रहा होता है? बड़े बड़े स्टार्स जो होते हैं उसके अंदर होता है हाइड्रोजन, और ग्रेविटेशन होता है प्रेशर, मतलब ग्रेविटेशनल पुल होती है और उनके बीच में हाइड्रोजन, वो 4 हाइड्रोजन एटम को टकराता है और हीलियम बनाता है, जिसको कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। उसमें क्या होता है कि ओवरऑल सिस्टम का मास कम हो जाता है। जो मास लॉस हुआ उससे निकलती है एनर्जी, जिसको आइंस्टाइन ने अपने फॉर्मूले में बताया था जब जब स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी, कि कैसे एनर्जी जो निकल रही है वो डेल्टा mc² है। जितना मास लॉस हुआ उसका कितनी एनर्जी निकलती है। तो वो हमें चमक दिखती है, वो एनर्जी दिखती है हमें, जो हमें देखते हैं कि सन जल रहा है या कोई और भी स्टार्स बर्न कर रहे हैं। इसके ऊपर एक इंटरेस्टिंग चीज ये भी है कि जुपिटर जो है ना, वो जुपिटर एक फेल्ड स्टार कहा जाता है। जुपिटर के पास बहुत सारे अपने हाइड्रोजन हैं, इतनी ग्रेविटी नहीं है कि उनको टकरवा सके, बस दैट्स व्हाई आज जुपिटर एक प्लेनेट की तरह काम कर रहा है, वो एक फेल्ड स्टार है। अब होगा क्या कि जब 4 हाइड्रोजन एटम मिलके हीलियम बनाते हैं, एनर्जी निकलती है, न्यूक्लियर फ्यूजन में एनर्जी निकलती है। तो जो एनर्जी निकल रही है उससे क्या होगा, वो मॉलिक्यूल मतलब जो बना हीलियम एटम वो भागेगा, और जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, जितनी ज्यादा मोमेंटम प्रोड्यूस हो जाएगा, उतना ज्यादा प्रेशर बन जाएगा। तो जो सन के पास मास है ना, उसकी ग्रेविटेशनल पुल को ये प्रेशर स्टेबल करके रखेगा। तो सन स्टेबल दिख रहा है। एक जो स्टार वो जल रहा है। अब एक ना एक तो दौर आएगा जब सारे के सारे हाइड्रोजन एटम्स जलना बंद कर देंगे, खत्म हो जाएंगे, हीलियम बन जाएगा। अब हीलियम को और हाई स्टेट में ले जाना पॉसिबल नहीं होता, मतलब कि बन सकता है। देखो, मैक्सिमम एनर्जी स्टेट जो जा सकती है किसी स्टेबल न्यूक्लियस की, वो आयरन होता है। एनीवेज वो कभी डिस्कस करेंगे। तो एक पॉइंट पे जब सारे हाइड्रोजन खत्म हो गए, अब कोई फ्यूल बचा नहीं है। अब फ्यूल बचा नहीं है तो एनर्जी बन नहीं रही। तो अब जो हीलियम के एटम्स है वो इतनी तेजी से भागेंगे नहीं। अब जब भागेंगे नहीं तो ओवरऑल प्रेशर कम हो जाएगा। अब ग्रेविटी जीतने लगेगी। अब वो होगा कोलैप्स, इसको कहते हैं डाइंग स्टार। फ्यूल खत्म हो गया, अब क्या होगा, अब मरेगा वो, मरेगा। अब वो होगा कोलैप्स, ग्रेविटी इसको खींचते जाएगी। तो पहली बात तो ये होती है कि ये होता है कैसे एक स्टार मर रहा होता है। अब यहाँ पर आके चीजें, जब आपने बताया कि व्हाइट ड्वार्फ दिख गया, तो तहलका ये मच गया कि यार इसका मतलब इतना मास जो है एक पॉइंट पे आके कंसंट्रेट करने लगा है। अब किस हद तक करेगा ये नहीं पता चल रहा था। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज आती है कि व्हाइट ड्वार्फ जो है वो ही क्यों बन रहा है, नहीं पता था, लेकिन ये समझ में आ गया था कि व्हाइट ड्वार्फ ही बनेगा। ठीक है, इसके बाद आएगी क्वांटम मैकेनिक्स, जो इस पे बात करी। एनीवेज,
ये समझा यहाँ तक? और कोई सवाल? हाँ। बिल्कुल। तो जो एक स्टार है उसके अंदर फ्यूल रहता है, जिसकी वजह से, जैसे फॉर एग्जांपल अगर सन को ले ले, तो जो हीट और लाइट है वो न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से जनरेट होती है। हाँ, बस। एंड इवेंचुअली हीलियम इनर्ट है, हमें इतना तो पता ही है। तो हीलियम क्योंकि रिएक्टिव नहीं है, तो फ्यूल खत्म हो जाएगा, तो फिर कुछ बचेगा नहीं स्टार के पास, और वो अपने ही मास के अंदर कोलैप्स करने लगेगा। हाँ, एंड देन इवेंचुअली ग्रेविटी कितनी लगेगी उस प्रेशर से? हाँ, एंड एज ऑफ the scientific understanding of the 1920s, that was the fate of a star. कि हद से जाके, क्योंकि देखो हमें व्हाइट डॉर्फ दिख गया था, तो इसका मतलब हम ये मान चुके हैं कि ठीक है भाई व्हाइट डॉर्फ बन जाएगा, अब यही फेट है। हर स्टार का फेट है व्हाइट डॉर्फ। ऑल राइट, ये कह दिया गया था। अब व्हाइट डॉर्फ क्यों बन रहा है? थर्मोडायनामिक्स के इक्वेशन अप्लाई कर रहे थे, नहीं मिल रहा था आंसर। आइंस्टाइन भी परेशान, आइंस्टाइन ने ज्यादा इस पे बात नहीं करी कि व्हाइट डॉर्फ क्यों बना। एडिंगटन परेशान कि चलो व्हाइट डॉर्फ बन रहा है यार, ठीक है चलो बन गया है, तो अभी और फिजिक्स जानेंगे, क्लासिकल मैकेनिक्स के साथ सॉल्व करेंगे। उस समय तक क्वांटम मैकेनिक्स का जवाब दे रही थी, ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स पर काम चल रहा था। हाँ, काम चल रहा था। तो उसके बाद एडिंगटन आखिरकार में आके मान ही गया कि हाँ ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स का एक्सप्लेनेशन ठीक तो आ रहा है। और बहुत आयरनी की चीज है, एडिंगटन कभी क्वांटम मैकेनिक्स में बिलीव नहीं करते थे, ठीक है, और आंसर जो है क्वांटम मैकेनिक्स ही दे चुकी थी कि कैसे हो रहा है। अब इसके ऊपर और आगे अभी बढ़ते जाओ, और कोई सवाल है इसके बीच में पहले आपके? नहीं, मेरा सवाल ये है कि अभी आपने ये बता दिया कि एक स्टार डेड कैसे हो रहा है, ठीक है, लेकिन यही चीज हमने रील में भी डिस्कस की थी, और हालांकि इसका जवाब मुझे भी पता है, थैंक्स टू यू। तो आप ही समझाइए कि ऑल राइट, है ना, कि फ्यूल खत्म हो गया, गैसेस इनर्ट हो गई, लेकिन मास तो उतना ही है, कोलैप्स तो कर रहा है, तो पूरी तरह वो सिंगुलैरिटी पे कोलैप्स क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि यही सवाल एक्चुअली जब उन्होंने अब जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी, तो एक्चुअली एक स्टार का कोलैप्स ही लोग ये कर रहे थे कि शायद एक स्टार ही कोलैप्स इस कदर कर जाएगा कि ब्लैक होल बन सकता है ना। हाँ। लेकिन जब ये व्हाइट डॉर्फ मिला तो खुश हो गए, तो कुछ लोग खुश हो गए, है ना, कि ब्लैक होल नहीं बन रहा भाई। देखो मैं बोला था ब्लैक होल नहीं बन रहा, शायद अभी हमारे पास उतनी फिजिक्स नहीं है कि हम समझ सके इस चीज को, डेवलप करेंगे, लेकिन इतना तो तय हो गया कि भैया देखो ब्लैक होल नहीं बनेगा। हाँ, ये व्हाइट डॉर्फ पे आगे सब लोग खुश हो गए, और साथ ही साथ हमारे जैसे लोग भी उस समय जिंदा थे। हाँ, कि नहीं यार, कुछ और ब्लैक होल बना के दे दो बस, ब्लैक होल मजा आ जाएगा, लाइट नहीं निकल रही वहां से, अरे वाह। तो अब इसमें वो इस पे काम कर रहे थे कि शायद ये हो सकता है, है ना, कि एक ब्लैक होल बन सकता है। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि वो स्टेबलाइज क्यों हो रहा है? व्हाई इज इट स्टेबलाइजिंग एज समथिंग एंड नॉट कोलैप्सिंग फर्दर इनटू अ ब्लैक होल? ठीक है, तो अभी क्वांटम मैकेनिक्स पे आई जाते हैं। तो एक प्रेशर का नाम आता है इलेक्ट्रॉन डिजेनरेसी प्रेशर। अब क्वांटम मैकेनिक्स कहती है, सिंपल टर्म्स में बताऊंगा, कि कोई भी इलेक्ट्रॉन सेम क्वांटम स्टेट एक्वायर नहीं कर सकता। अब क्वांटम स्टेट क्या है? 4 स्टेट है। सबसे पहले पोजीशन, सिंपल टर्म्स बता रहा हूं, पोजीशन, दूसरा मोमेंटम, तीसरा एनर्जी, और चौथा स्पिन। तो कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन, ये चारों चीज एक जैसे नहीं कर सकते। 2 इलेक्ट्रॉन के पास ये चारों फैक्टर एक जैसे नहीं होंगे। ठीक है। अब स्टार कर रहा है कोलैप्स कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन तेजी से भागने लगेंगे। अब क्यों भागेंगे? प्रेशर जैसे जनरेट होगा, अब जैसे स्टार अपनी ग्रेविटी में कोलैप्स करने लगेगा, तो अब एनर्जी जो आ रही है ग्रेविटेशनल, जो उसको और करीब लेके आता है, तो बॉम्बार्डमेंट ज्यादा होगी, तो तेजी से भागेंगे, इन टर्म्स ऑफ प्रेशर बढ़ने लगेगा। ये प्रेशर भी इतना कामयाब नहीं था कि उस कोलैप्स को रोक ले, उस कोलैप्स को रोक नहीं सकता था। अब इसके बाद क्या बोलते हैं, व्हाइट डॉर्फ कैसे बन रहा था, कि इलेक्ट्रॉन डिजेनरेसी प्रेशर कैसे एंगल में आती है, कि क्वांटम मैकेनिक्स कह रही है कि भैया 2 सेम इलेक्ट्रॉन्स कभी सेम क्वांटम स्टेट एक्वायर करेंगे नहीं, लेकिन जैसे जैसे वो पास आते रहेंगे तो चांसेस बढ़ने लगेंगे वो सेम क्वांटम स्टेट बना लें। होगा क्या कि एक इलेक्ट्रॉन ने मान लो कोई स्टेट पकड़ लिया, क्या मैं इस पोजीशन पे इस एनर्जी के साथ, इस मोमेंटम के साथ, इस स्पिन के साथ हूँ। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन जैसे उस चीज को एक्वायर करने की कोशिश करेगा, वो देखेगा यार चल पोजीशन भी सेम कर लेता हूँ, यार मोमेंटम नहीं कर पा रहा, क्योंकि स्पिन भी सेम हो सकती है, एनर्जी भी टेक्निकल सेम कर देंगे, मोमेंटम सेम नहीं करेगा तो भागेगा वो। अल्टीमेटली सेम क्वांटम स्टेट ना आ पाए तो इलेक्ट्रॉन भागने लगेंगे तेजी से। अब इलेक्ट्रॉन सेम क्वांटम स्टेट में नहीं आएंगे और तेजी से भागेंगे, तो एक अलग टाइप का प्रेशर जनरेट कर देंगे, जिसमें इलेक्ट्रॉन के पास और एनर्जी आ गई है, भाग रहे हैं ना, जितनी तेजी से भागेंगे उतनी तेजी से बम्बार्डमेंट कह ले उसको, या प्रेशर बढ़ जाएगा। इस टाइप के प्रेशर को कहते हैं इलेक्ट्रॉन डिजेनरेसी प्रेशर, एंड दिस काउंटर्स द ग्रेविटेशन फोर्स। तो वहां पे आके व्हाइट डॉर्फ स्टेबल कर, इसलिए वो कोलैप्स नहीं कर रहा। थैंक यू वेरी मच सुफियान फॉर दिस एक्सीलेंट एक्सप्लेनेशन। फिर आते हैं चंद्रशेखर बाबू। चंद्रशेखर बाबू ने कह दिया कि ठीक है भाई, हम तो मानते हैं ये है व्हाइट डॉर्फ, लेकिन उसके पहले आप एक चीज भूल गए। मतलब मेरे को आप पे बहुत गुस्सा आता है, इतना डिस्कशन किया
एक फिर भूल गए यार। क्या भाई क्या क्या? हाँ, तो चंद्रशेखर जो थे हाँ, वो एक्चुअली ही वाज अ स्टूडेंट ऑफ समवन नोन एज हाँ। रॉबर्ट एच फाउलर, वाह वाह वाह। and Robert H. Fowler was the first one to suggest that perhaps एक स्टार व्हाइट डॉर्फ इसलिए बन रहा है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डीजेनरेसी प्रेशर उसे होल्ड करके रख रहा है। बिल्कुल। ठीक है, अब चंद्रशेखर जो है ही स्टडीड बीएससी फिजिक्स फ्रॉम प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास। अच्छा। ठीक है, वो फिजिक्स के आदमी थे, लेकिन जैसे मैंने कहा कि हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि एक फिजिक्स हो गया, एक केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, साइंस साइंस हाँ है ना, हाँ साइंस साइंस है, हाँ, ले जाइए। हाँ, फिर थैंक यू। थैंक यू। तो साइंस साइंस होती है, तो अब वो बहुत क्लोजली फॉलो कर रहे थे रॉबर्ट एच फाउलर के काम को। तो यार क्या इंटरेस्टिंग आइडिया है ना, कि किस तरह, क्योंकि एक ब्लैक होल के हो जाने से मतलब कितनी सारी चीजें नष्ट हो सकती हैं आजू बाजू। तो ये भी एक नेचर का चमत्कार है कि हर एक सिचुएशन में ब्लैक होल नहीं बन रहा है ना, नहीं तो शायद यूनिवर्स ही खत्म हो जाता। करेक्ट, ये हमने एक वीडियो में बात की थी। तो उन्होंने सोचा यार चलो एक काम करते हैं, अब थोड़ी बहुत एस्ट्रोनॉमी तो समझ आ रही है ना कि क्या हो रहा है एक स्टार के साथ। मैं तो फिजिक्स का बंदा हूँ, आइंस्टाइन मुझे भी पसंद है, हाँ, क्यों ना हाँ, हम इस ही प्रोसेस में रिलेटिविस्टिक प्रिंसिपल्स लगाएं। हाँ। तो लेट्स पुश द बाउंड्रीज ऑफ आवर आइडियाज ऑफ अ व्हाइट डॉर्फ। तो उन्होंने देखा अपने सन को, तो चलो सन को ही ले लेते हैं। तो अब आप टेक्निकली ये समझाइए कि कैसे उन्होंने चंद्रशेखर लिमिट दे दी थी। ठीक। तो चंद्रशेखर लिमिट, पहली बात तो एक ऐसी लिमिट है जो बोलती है कि कोई भी स्टार अगर 1.4 टाइम्स ऑफ हमारे सन के मास से ज्यादा हुआ तो वो व्हाइट डॉर्फ नहीं बनेगा। उसकी लिमिट है वो 1.4 टाइम्स ऑफ हमारे सन के मास के तक हुआ, उसके अंदर हुआ, तब भैया व्हाइट डॉर्फ बनेगा जाके। ओके, अब इसका एक्सप्लेनेशन आते हैं। होता क्या है, जैसे मैं बताया, स्टार कोलैप्स कर रहा है, कंप्रेस हो रहा है, इलेक्ट्रॉन भागने लगेंगे। अब ज्यादा मास होगा, ज्यादा ग्रेविटी होगी, ज्यादा पुश होगा, ज्यादा और तेजी से दबाएगा, इलेक्ट्रॉन और तेजी से भागेंगे। यस। अब जैसे तेजी से भागने लगेंगे तो अब आइंस्टाइन ने पहल की चीज दे दी दुनिया को। दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स है दो, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। चंद्रशेखर बाबू, हाँ, अभी तक चंद्रशेखर बाबू गए नहीं जनरल पे, चंद्रशेखर बाबू रह गए स्पेशल पे। ओके, स्पेशल को ही लेते हैं एंगल में। कोलैप्स कर रहा है, इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ रही है, बढ़ेगी, कब तक बढ़ेगी? आइंस्टाइन बाबू क्या गए थे, हद से हद स्पीड ऑफ लाइट जाएगी। तो एक पॉइंट पे जब इलेक्ट्रॉन की स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ने लगेगी, अब देखो, अब इलेक्ट्रॉन डिजेनरेसी प्रेशर कैसे काम करता है कि जब हमारे पास इतना ग्रेविटेशनल पुल नहीं है तो इलेक्ट्रॉन्स के पास ना बहुत सारे स्टेट्स अवेलेबल है एनर्जी के। ओके, बहुत सारे गैप्स हैं। अब ये स्टार कोलैप्स कर रहा है, इलेक्ट्रॉन भागेंगे, चल मैंने ये वाला स्टेट ले लिया, ये वाला स्टेट ले लिया, ये वाला स्टेट ले लिया। अब एक लिमिट है स्पीड पे। ओके, स्पीड ऑफ लाइट से ऊपर तुम जाओगे नहीं। अब वो सोच के देखो सिनेरियो, इलेक्ट्रॉन के पर्सपेक्टिव में, अगर इलेक्ट्रॉन के अंदर कॉन्शियसनेस होती, वो सोचते यार देख हद से हद मैं स्पीड ऑफ लाइट पे भागूंगा, अब इतना प्रेशर आ गया मुझ पे, इतना ग्रेविटेशन पुल आ गया मुझ पे, मैं इस एनर्जी स्टेट के ऊपर जा नहीं सकता, इसका मतलब मैं स्पीड ऑफ लाइट से क्रॉस कर रहा हूँ। अब क्या होगा उस स्टेट में, उस सिचुएशन में इलेक्ट्रॉन्स के पास नंबर ऑफ स्टेट्स कम बचेंगे। अब वो एक हद के बाद वो इलेक्ट्रॉन डिजेनरेसी प्रेशर जनरेट नहीं कर पाएंगे और पुल जीतने लगेगा। हद से हद वो इलेक्ट्रॉन डिजेनरेसी प्रेशर तब तक ही बचा सकते हैं, बना सकते हैं, जब तक कि जो मास है स्टार का वो 1.4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ हमारा सन है। जैसे उसका स्टार, जैसे कोई स्टार उससे ज्यादा प्रेशर में चले जाएगा, वो इतना उनके पास स्टेट अवेलेबल ही नहीं इलेक्ट्रॉन के पास कि उस ग्रेविटेशनल पुल से जीत सके। तो वंस अगेन हमारे जैसे लोग बहुत खुश हो गए कि अरे वाह, कोई बंदे ने मैथमेटिकली ये बता दिया कि यार शायद ये फाइनल स्टेट नहीं है। कोई सिचुएशन अगर अलग की जाए तो ब्लैक होल्स बन सकते हैं। मगर जैसे कि हम बार बार कहते हैं वीडियोस में और बार बार इस पॉइंट को जताते हैं कि हम साइंटिफिक एक्सपर्ट्स नहीं हैं, दूर दूर तक नहीं है। बिल्कुल, सुफियान इज अ वेरी ब्रिलियंट मैन एंड येट ही इज नॉट एन एक्सपर्ट। यस, बिल्कुल बिल्कुल, ब्रिलियंट मैन बट नॉट एन एक्सपर्ट। एक्सपर्टीज के लिए आपको चंद्रशेखर बनना पड़ेगा। बिल्कुल यार। एंड बाय द वे उन्होंने ये कैलकुलेशंस एक बोट में इंडिया से इंग्लैंड जाते वक्त अपने एमएससी के लिए की पढ़ाई करने के लिए 2 हफ्ते के अंदर अंदर इतना सब कुछ कैलकुलेट। क्या बात है, कहानियां हमें तो कहानियों से प्यार है। यस, हमारे साथ कॉम्बिनेशन क्या हो गया ना यार,
हम थोड़े बहुत साइंस जानने वाले बंदे हाँ एक्टिंग सीख लिए। ये क्वेश्चन, ये इशू हो गया। देखो हमारी सारा मोटिव ये था कहानियां दिखाना। हाँ हमने कंटेंट लिया साइंस का, दुनिया में साइंस की कहानियां नहीं थी। अच्छा, साइंस की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर तुमने किसी इंसान का इंटरेस्ट जनरेट करवा दिया तो साइंस वो ग्रेविटेशनल पुल लेता है अपने अंदर, वो सिंगुलैरिटी पे पहुंचा के मानता है। और यही काम कर रहे हैं हम लोग। हमारा मेन मुद्दा ये है कि साइंस को आपको एक अलग नजरिया दे रहे हैं। बोलते हैं नजरिया बदलो तो नजारे बदल जाते हैं। हमने साइंस की थोड़ी बहुत ही बात करी, साइंटिफिक स्टोरीज के जरिए, तो लोगों को इंटरेस्ट आ रहा है और यही जनरेट कर रहा था बस। और साथ ही साथ हाँ। मतलब इंटरेस्टिंग, ये साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है हाँ, हाँ। कि साइंस के अगर आप प्यार में पढ़ोगे हाँ। तो आप सिंगुलैरिटी तक पहुंचोगे। कहानियों के प्यार में पढ़ते हो ना तो भी ऐसे ही होता है। तो दोनों ही सिंगुलैरिटी पहुंच गए हम, डुअल सिंगुलैरिटी पे। एग्जैक्टली मतलब ये तो और दहल का हो गया। हाँ। बट लाइक आई सेड अर्लियर हाँ। कि कहानी अभी बाकी है। हाँ। हुआ ये कि जब चंद्रशेखर ने ये लिमिट दे दी थी तो लोगों को उन्हें बहुत क्रिटिसाइज किया गया, बहुत बहुत ज्यादा। अभी क्या होता है कि जब एक इंसान का ओहदा नहीं होता है दुनिया में उतना, तो वो अपनी उसको सपोर्ट करने में भी लोग कतराते हैं। बिल्कुल, क्योंकि व्हाट इफ ही इज रॉन्ग। अगर कोई बड़ा इंसान उसको सपोर्ट करेगा, सम साइंटिस्ट जिसका ओहदा इस दुनिया में या फिजिक्स की दुनिया में उससे ज्यादा है, वो भी कतराएगा कि यार हमारे पास कुछ प्रूफ नहीं है इस चीज का, हम कैसे इस ब्रिलियंट आइडिया को सपोर्ट करें। बिल्कुल ऐसा नहीं था लोगों ने सपोर्ट नहीं किया था, मगर उन्हें क्रिटिसाइज इस कदर किया गया था बेचारे को। इट्स वेरी सैड। मतलब मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ऐसा अगर किसी और, मतलब हमारे साथ ही होता है। हाँ। है ना, कितने सारे हम देखो, अगेन परहैप्स मैं एक ब्लैक होल के अंदर जा रहा हूँ, लेकिन हमें पता है कि हम जब थिएटर कर रहे थे कितने सारे ब्रिलियंट लोग हैं और थे हमारे आजू बाजू। बिल्कुल। कहाँ गए वो? कहाँ गए? क्योंकि किस कदर लोग आपको डीमोटिवेट करते बहुत हैं। बहुत बहुत। सर आर्थर एडिंगटन ने व्हेन, और बाय द वे वो भी कैम्ब्रिज में थे, सर आर्थर एडिंगटन, और रॉबर्ट फाउलर भी वहीं थे और चंद्रशेखर भी वहीं थे। तो जब चंद्रशेखर ने अपनी फाइंडिंग्स प्रेजेंट की, इतने मतलब इस कदर उन्हें दबाया गया कि सर आर्थर एडिंगटन ने ये कहा था कि व्हाट यू आर सजेस्टिंग इज अब्सर्ड, अब्सर्ड। और इतना बड़ा इंसान जब ऐसी कोई बात कह दे, जो शायद उनके प्रोफेसर भी थे, आई एम नॉट श्योर, ये हम वेरीफाई नहीं कर पाए इस चीज को, लेकिन शायद वो एक दूसरे के टच में थे, बहुत टच में थे। हाँ। तो साथ ही साथ उन्होंने ये कहा था कि देयर हैज टू बी अ लॉ इन नेचर दैट प्रिवेंट्स दिस फ्रॉम हैपनिंग। हाँ, क्योंकि तुमने कह दिया कि 1.4 टाइम्स मास ऑफ सन से ज्यादा हुआ तो वो और कोलैप्स करेगा। तो इसका मतलब तुम कह रहे हो कि अब ये जो शॉर्टशार्ट बोल चुके थे कि भैया अब इतना कोलैप्स करेगा, इतना खींच देगा फैब्रिक कि लाइट बाहर निकल के नहीं आएगी, यानी ब्लैक होल बनेगा। इवेंचुअली इसके बाद आता है कि व्हाइट ड्वार्फ के बाद एक न्यूट्रॉन स्टार बनता है। न्यूट्रॉन स्टार क्या होता है उसके लिए अलग वीडियो लाऊंगा और डिस्कशन करेंगे। उसके बाद वो ब्लैक होल बनता है, जिसके बाद में ओपनहाइमर ने काम किया था बताने के लिए। लेकिन जैसा मैंने कहा, मेरे को आपके ऊपर बहुत गुस्सा आता है हाँ। कि इतना डिस्कस करने के बाद आपने स्पॉइलर दे दिया इधर यार। अरे यार है ना। तो अभी चंद्रशेखर ने जब एक स्पॉइलर और दूंगा, ये जो कह रहे हैं ना सर एडिंगटन और चंद्रशेखर जी के ऊपर, उनके ऊपर हम जल्द ही शॉर्ट फिल्म लाएंगे जिसमें वो कन्वर्सेशन निकालेंगे, दिखाएंगे। जो कन्वर्सेशन की बात ये करेंगे, क्या बोला था उन्होंने, उनको बताइए। तो उन्होंने ये कहा था कि योर मैथ्स इज करेक्ट बट योर फिजिक्स इज वीक। अरे बाप रे, वाह वाह। और अब देखो हमारी बाप रे। थोड़ी बहुत एक्टिंग भी ठीक है, फिजिक्स भी थोड़ी बहुत ठीक है। अब हम दिखाएंगे इनको तहलका कि ये मूवी की जब शक्ल लेगा ना तब क्या दिखेगा। यही जिम्मेदारी है एज एन एक्टर, एज अ स्टोरी टेलर, और जिसको थोड़ी बहुत साइंस आती है कि हम वो क्यूरियोसिटी जनरेट कर दें आपके अंदर की 19 साल के लड़के जो आप देख रहे हैं हमें, या उससे ज़्यादा, वो दोबारा ले कागज़ कलम, सफ़र पे बैठे हों, टाइम बचा हो, तो ये इररेलेवेंट रील या चीज़ें ना देखें कि यार संसार कैसे काम करता है। यही जनरेट कराने का मोटिव है यहाँ पर। एग्जैक्टली। बट लाइक आई सेड, कहानी अभी बाकी है, बहुत बाकी है। तो इस कदर डीमोटिवेट कर दिया था चंद्रशेखर को कि उन्होंने इस चीज पर बहुत काम किया था। उन्होंने अपनी मैथ्स को और सॉलिडिफाई किया, एक पेपर पब्लिश किया, लेकिन इतना क्रिटिसाइज किया गया था कि उन्होंने अपना वर्क ऑन स्टेलर डीजेनरेशन छोड़ दिया। ये बात है 1939 की, उन्होंने छोड़ दिया। उन्होंने कहा भाई बस मुझसे नहीं हो रहा, इतना क्रिटिसिज्म मैं नहीं सह पाऊंगा। ये इसके ऊपर मैं एक चीज बोल देता हूं, ब्रिलियंस की भी एक लिमिट होती है। इसके ऊपर एक साहिल लुधियानवी साहब का एक शेर याद आता है मुझे, बिल्कुल, जो थिएटर और ये साइंस और इन सब जर्नी के लिए इरशाद। वो कहते हैं कि मैं शहर जाके हर एक दर पे झांक आया,
किसी जगह मुझे मेरी मेहनत का मोल मिल न सका, सितमगरों से कि सियासी कमार खानों में अलम नसीब फरासत का मोल मिल न सका। समझे कि मतलब मेरी इतनी मेहनत का कोई मोल नहीं समझ रहा हो, जो उनको फील हुआ होगा, तभी उन्होंने फिर 3 साल बाद छोड़ दिया। लेकिन इससे हमें सीख बहुत मिल रही है, लेकिन पहली सीख यहाँ आती है। एक्चुअली ये दूसरी सीख है। पहली सीख ये है कि उम्र मतलब एज इज रियली जस्ट अ नंबर। आप 19 साल के हो या 60 साल के हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके ये जरूरी है कि आप में पोटेंशियल है। पोटेंशियल लिमिटलेस होता है। बिल्कुल। अगर आप में पोटेंशियल है तो वो कहीं तक भी जा सकता है। बिल्कुल। आप 19 साल की उम्र में बहुत चंद्रशेखर लिमिट टाइप का काम कर सकते हैं। दुनिया हिला दी यार। 19 साल के लड़के ने 2 हफ्ते की जर्नी में एक ऐसी चीज दे दी जिसने पूरी एस्ट्रोफिजिक्स एस्ट्रोनॉमी को बदल के रख दिया। यस, सवाल उठवा दिए दोबारा, और इस कदर बदल के रख दिया कि लोग मानने तैयार नहीं थे उसे। हाँ। इतना चेंज हो गया हमारा। यार ये मुझे बहुत आइडिया लगती है। एक बार जब आइंस्टाइन ने 1905 में पेपर पब्लिश किए थे रिलेटिविटी के ऊपर, ये सब के ऊपर, तब भी दुनिया हिल गई थी। यस। और जब इसने बोला तब भी दुनिया हिल गई थी। लेकिन देखो उस समय मैक्स प्लांक्स आ गए सपोर्ट में आइंस्टाइन को, और आइंस्टाइन बन गए। उस समय चंद्रशेखर बाबू को बात कोई नहीं आ रहा। नहीं, बट बात वो नहीं है। हाँ। बहुत सारे साइंटिस्ट उनके सपोर्ट में थे। बिल्कुल थे, बिल्कुल लेकिन थे। जैसे मैंने कहा, समटाइम्स ना, देखिए हम बहुत चीजों को ब्लेम करते हैं। हाँ। कि यार ये हो गया तो ये नहीं हो पाया, ये हो गया तो ये नहीं हो पाया, वो हो गया तो मैंने छोड़ ही दिया, है ना। तो अब मैं आ रहा हूँ दूसरी सीख पे, चंद्रशेखर की कहानी का। दूसरी सीख ये है कि he abandoned his work on stellar degeneration. He did not give up what he loved. यस, है ना। उन्होंने बहुत काम किया है जिसके ऊपर, क्योंकि वो हमारे टॉपिक से बहुत ज्यादा डिविएट कर रहे हैं, हम उस पर बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने बहुत काम किया। एक एक्सरे लेबोरेटरी का नाम चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरी है। ठीक है, मतलब उनकी कहानी कितनी गहरी है कि उनका प्यार कितना गहरा था कि उनका काम दूसरी तरीके से रिकॉग्नाइज होने लगा। लेकिन कहानी अभी तक खत्म नहीं हुई है सुफियान। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। पिक्चर खत्म ही नहीं हो रही, क्या करें, है ना। तो 1960s में जब पेनरोज, और 70s में इवेंचुअली जब स्टीफन हॉकिंग ने काम किया ब्लैक होल्स के ऊपर, जब हमें ब्लैक होल पहली बार ऑब्जर्व किया गया, जब उस पर काम किया गया, तब ये क्रिस्टल क्लियर हो गया था दैट चंद्रशेखर वाज एब्सोल्युटली राइट। अब मैं आपको टाइमलाइन देता हूँ। टाइमलाइन ये था कि ही वाज बोर्न इन 1910, ही फर्स्ट गेव मतलब the Chandrasekhar limit in 1930, gave up his work somewhere around late 30s, and in 1983 he got the Nobel Prize for Chandrasekhar limit. दुनिया को मानना पड़ गया कि हर एक चीज़ की लिमिट आ रही है भाई। इस चीज़ को मानो कि हर सितारे की एक उम्र के बाद वो सितारा जो रूप ले रहा है उसको समझो। मैथमेटिक्स इज राइट, Yes. मैथ्स इज राइट, लैंग्वेज ऑफ यूनिवर्स कहते हैं। And if you are right, शायद you might not have your day out in the sun. Maybe not the first time around. बिल्कुल, Maybe not the second time around. Maybe not the 90th time around. But maybe the 91st time. बिल्कुल। जैसा हमारे साथ इस कंटेंट के साथ हुआ बाय द वे। Exactly. हम जब मैं ऐसा नहीं कि हम स्टोरी टेलर थे, मैंने कभी यकीन नहीं किया था कि ऐसा कंटेंट चल सकता है। मैं एज एन एक्टर बन चुके हैं, मैं कर रहा था 6-7 साल, मैंने थिएटर सीख लिया था, मैंने बहुत सारे अलग अलग टाइप के कंटेंट में बनाए। मैं यकीन नहीं करता था इस कंटेंट को लोग देखेंगे, लेकिन आज आप लोगों ने साबित किया कि इस कंटेंट को देखने वाली जनता है, बनाने वाले कम है शायद, और आप कंज्यूम करने वाले ज़्यादा है। और यह आपका सपोर्ट है कि हमें यकीन है कि नहीं भैया लिमिट नहीं कर सकते। अगर तुम्हारे अंदर स्टोरी टेलिंग की कैपेसिटी है, थोड़ी बहुत एक्टिंग सीख ली और साइंस सीख ली, तो ये एक तहलका चीज़ बन सकता है। ये बिल्कुल। और केवल साइंस ही नहीं, हाँ। देखिए कहानी तो हमारे पास बहुत सारी है। बहुत सारी है कहानी। हम कैसे भी कहानी को ट्विस्ट करके वी कैन गिव यू समथिंग स्पेशल। हाँ। और ये मैं दावा कर रहा हूँ, हाँ बिल्कुल, और कॉन्फिडेंटली दावा कर रहा हूँ, ये हमारे गुरु की देन है। बिल्कुल, है ना। बिल्कुल। ये हमारे जिन्होंने हमें सिखाया है, हम इस कदर काबिल हो गए कि अब हमें कम से कम विश्वास है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। टेल द स्क्रिप्ट, विल से द डायलॉग। बिल्कुल। मतलब आप बता दो स्टोरी क्या है, बाकी सब हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। और बहुत सारी कहानियां अभी तक हमें आपको बतानी बाकी हैं, बहुत सारी चीजें अभी तक एक्सप्लोर करनी बाकी हैं। अभी ध्रुव का इक्का निकाला भी नहीं है। हाँ, अभी जोकर निकलेगा। और अगर आपको ये कहानी थोड़ी ज्यादा लंबी लगी या बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगी, तो कोई बात नहीं, हम तो कहानीकार हैं। हाँ, मूवी आएगी जल्दी इसी से रिलेटेड टॉपिक्स पर, और उसे आप देखिएगा जरूर।
जिस कदर आपने हमें इतना प्यार दिया है, बहुत प्यार। मतलब अनरियल है वो। Unreal। और कितना मतलब जब ये देखता हूँ मैं तो कितनी दुखद बात है कि हमारी पूरी टीम यहाँ है नहीं, पूरी टीम नहीं है। कितने दिन से तुम और मैं ही भाग दौड़ कर रहे हैं, है ना। और हमारे कैमरामैन साहब भी हैं, हाँ, अंकित भाई, जिनके बिना तो कुछ भी, मतलब बैकबोन है अंकित बिल्कुल। इस टीम का। एनीवेज तो- खत्म करते हैं इस वीडियो को। यस इंडीड। तो वही जो मैंने रील में भी डायलॉग बोला, एक वही बोलता हूँ, वही है कि सितारों के आगे जहां और भी हैं, अभी फिजिक्स के इम्तिहान और भी भी हैं। है। धन्यवाद।